वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुन प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं संविधान के भाग 14 को, जो कि लोक सेवा आयोग से संबंधित है, संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग से। इससे पहले हमने सारे जो भाग 13 हैं वो हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो नंबर पड़े हुए हैं ताकि एक तरफ से सबको देखा जा सके। जो भाग 14 है थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें संघ और राज्य के जो लोक सेवा आयोग IAS PCS की जो परीक्षाएं होती हैं वो जो आयोजित की जाती हैं उसके संबंध में है। तो मैंने इसमें सारे अनुच्छेद ना लेकर केवल जो 2-3 मैंने अनुच्छेद थे जो आते हैं वही इसमें लिए हैं, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो ये अनुच्छेद है 308 से 323। ठीक, तो इसको दो पार्टों में तोड़ लिया, एक तो 308 से 314 तक और एक 315 से 323 तक। ठीक है, 308 से 323 तक के लिए एक तो 14 तक हो गया और फिर 14 के बाद में जो बचे वो इसमें। अब 308 से 314 में क्या है, संघ और राज्य लोक सेवा, जो भी संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट, उनमें जो भी लोक सेवा के पद होते हैं उन सब के बारे में। फिर इसमें क्या है, इसमें वही चीज है पर उसके आयोग की चर्चा की गई है। जो कमिटी होती है, आयोग होता है, इसमें क्या है, संघ और राज्य लोक सेवा, इसमें संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। तो बस इतना ही अंतर है, ये आयोग की चर्चा की गई है, आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी चर्चा इसमें की गई है 315 से 323। और जो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के जो वो होते हैं, भर्ती करके जो जाते हैं IAS PCS वगैरह, वो आते हैं 308 से 314 में। तो इसलिए अगर ये सेपरेट याद कर लो तो बाकी अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं से अंदाजा लग जाता है। फिर भी हम कुछ अनुच्छेद देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें संघ और राज्य के जो लोक सेवा पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवा, दूसरा केंद्रीय सेवा, तीसरी राज्य सेवा। अखिल भारतीय सेवा में IAS, IPS और IFS आ जाता है। ठीक है, IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, UPSC। ठीक है, UPSC है, यूपी का मतलब ये यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये पूरी सारी क्या बोली जाती है, संघ लोक सेवा आयोग, मतलब UPSC की फुल फॉर्म होगी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये UPSC के बारे में हो गया, वो अखिल भारतीय सेवा हो गया। फिर केंद्रीय सेवा क्या है, इसमें रेलवे हो गया, बैंक हो गया, SSC। अच्छा, इनमें अंतर क्या है, अखिल भारतीय सेवा में वो आ जाती हैं कि जो पद वो IAS PCS वगैरह होते हैं बड़े अधिकारी जो केंद्र सरकार के होते हैं पर राज्यों में जाके काम करते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं पर राज्यों के लिए काम करते हैं, मतलब राज्यों में जाकर उनका कार्यक्षेत्र होता है, पूरे भारत में कहीं भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। केंद्रीय सेवा ये ऐसे होगी जो केवल सीधा केंद्र का ही काम करते हैं, जैसे कुछ केंद्र के, जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, SSC जो हो गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक, तो ये प्योर केंद्र सरकार अपने काम के लिए जो करती है वो केंद्रीय सेवा में आ गया। राज्य सेवा ये होगी कि वैसे तो अखिल भारतीय सेवाओं में जो IAS PCS होते हैं वो राज्य सेवा के लिए काम करते हैं, पर कुछ राज्य सेवा, जैसे हर राज्य की अपनी अलग पुलिस होगी, यूपी की यूपी पुलिस होगी, दिल्ली की दिल्ली पुलिस होगी, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र पुलिस होगी, तो वो अपने भी जो पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो राज्य सेवा आयोग से अपना उनकी नियुक्ति करवाते हैं, या BPSC या PCS हो गया। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये राज्यों के लिए एग्जाम जो होते हैं वो BPSC या PCS पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू निकलते हैं, और पूरे भारत के लिए UPSC वगैरह। बाकी रेलवे, बैंक और SSC ये अपना निकालते ही हैं। अब देखते हैं इनकी जो नियुक्ति कौन करता है अखिल भारतीय सेवा की, तो केंद्र सरकार। केंद्रीय सेवा की भी केंद्र सरकार, और राज्य सेवा की नियुक्ति जो करते हैं वो राज्य सरकार करती है। वेतन अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा को केंद्र देते हैं क्योंकि केंद्र के नियंत्रण में होती है, और राज्य सेवा को राज्य के जो संचित निधि होती है वहां से वेतन मिलता है, और उनको केंद्र की संचित निधि से वेतन मिलता है। क्षेत्राधिकार तो इसमें पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है इसका और इसका, और राज्य सेवा का केवल उसी राज्य में, जिस राज्य में ये PCS का या BPSC का जो पेपर, BPSC मतलब बिहार पुलिस सर्विस कमीशन। ठीक, तो जिस राज्य में हो रहा है उसी राज्य में उसकी पोस्टिंग होगी, पर इन दोनों में कहीं भी पूरे भारत में पोस्टिंग हो सकती है। अच्छा, इनकी जो नियुक्ति करते हैं तो इसकी राष्ट्रपति हो गया, और इसकी राज्यपाल। ठीक है, एक तरह से मतलब जो नियुक्ति होती है वो केंद्र और राज्य के थ्रू, पर जो हटाना होता है, इनको हटाना इतना आसान नहीं होता। ठीक, वो जो हटाना होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके ऊपर ही मेन अनुच्छेद आता है। एक अनुच्छेद 311 है जो इनको ये बोलता है कि इनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता जब तक कि कोई ठोस कारण ना हो। तो 311 अनुच्छेद यही बोलता है। ठीक है, लिख लेना है, अनुच्छेद 311
311 क्या है कि जब तक कोई ठोस कारण ना हो तब तक इनको नहीं हटाया जा सकता, जो इनके पद की रक्षा करता है। ठीक है, तो 311 भी इसमें ऐड कर लेना है। तो जो हटाया जाता है वो कैसे हटाया जाएगा, या तो इन पे कोई कदाचार मतलब कि करप्शन का आरोप हो कि हाँ इन्होंने कोई धोखाधड़ी किया, करप्शन किया है, या फिर ये अपने काम से हटके कोई और काम में संलग्न हो। ठीक है, तो इस तरह का कोई, या फिर ये पागल या दिवालिया घोषित हो चुके हों या राष्ट्रपति की नज़रों में, तो फिर इनको हटा सकते हैं। तो इन पे जो कदाचार है, जो कि मतलब करप्शन का जो मुकदमा चलाया जाता है, तब जाके इनको हटाया जाता है। ऐसे नहीं है कि अधिकारी ने सस्पेंड बोला तो ये सस्पेंड हो गए, इतना आसान नहीं है इनको हटाना। और जो हटाते हैं वो फाइनली राष्ट्रपति इनको हटाते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। इसलिए जो सबसे पावरफुल जो पोस्ट होती है वो यही होती है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा लिंक राष्ट्रपति, देश का जो सब सुप्रीम कमांडर होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, उससे सीधा इनका लिंक होता है। कोई भी ये नहीं है कि राज्य का कोई प्रधान जो मुख्यमंत्री है वो नाराज हो गए तो इनको बर्खास्त कर दे, नहीं। राष्ट्रपति जब तक नहीं करेगा तब तक इनको कोई भी नहीं हिला सकता। तो हटाना जो होता है वो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हटाने का, जो देखो यही देख लेते हैं। तो जो हटाने का अनुच्छेद है वो 317 अनुच्छेद है। चाहे ये हो या ये हो, किसी को भी अगर हटाना हो तो अनुच्छेद 317 हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वो हटाया जाता है सिविल सेवा आयोग के किसी भी सदस्य, चाहे ये हो अध्यक्ष वगैरह या फिर वो IAS PCS हो, इनको जो हटाया जाना होता है वो अनुच्छेद 317 में आता है। किस माध्यम से? कदाचार मतलब करप्शन के माध्यम से ही इनको हटाया जा सकता है, कि अगर इन्होंने कोई करप्शन किया हो या फिर ये किसी और काम में संलग्न हो, ठीक है, अपने काम को छोड़ के, या पागल दिवालिया वगैरह मेंटली, या राष्ट्रपति ये महसूस करें कि हाँ ये शारीरिक या मानसिक रूप से इस कार्य के लिए अब सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है। एक अनुच्छेद 317 इंपोर्टेंट हो गया। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी कभी कभी इसकी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले 1855 सन याद रखनी है। इसमें लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत की थी, सिविल सेवा परीक्षा। पर उसमें क्या था, ये चीज़ लंदन में होती थी। ठीक है, सबसे पहले जो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने, पर कहाँ होती थी? लंदन में जाके। फिर उसके बाद में 1919 में सिविल सेवा आयोग का गठन हुआ भारत में, और फिर 1922 में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया, वहाँ सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई। तो वो किसके टाइम में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। भारत में सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा कभी? 1922 में। तो ये याद रखना, 1855 सबसे पहले जो हुई थी लंदन में हुई थी डलहौजी के टाइम में, और भारत में सबसे पहले 1922 में। किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया, जो यूपी में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसलिए भारत की जो सिविल सेवा है उसका जनक बोला जाता है। ठीक है, किसका जनक? भारत की जो सिविल सेवा है उसका जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारत में ये करवाई थी सिविल सेवा। अच्छा, उस समय इसको UPSC वगैरह ना बोल के इसको बोलते थे ICS। ठीक है, सबसे पहले इसको जब देश आज़ाद हुआ था 1947 से पहले, इसको बोलते थे ICS। सिविल सेवा का नाम हुआ करता था ICS। ठीक है, इंपीरियल सर्विस वो सिविल सर्विस, इंपीरियल सिविल सर्विस। ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विस। सबसे पहले जो ICS थे वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। ठीक है, MTSS CHSL में अक्सर आ जाता है। सबसे पहले भारत के जो IAS थे या जो सिविल सेवा एग्जाम जो पास किया था वो किसने किया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। क्या एग्जाम पास किया था? ICS का, इंपीरियल सर्विस सिविल सर्विस, इंपीरियल सिविल सर्विस। ठीक है, तो ये हो गया इसकी हिस्ट्री। अब इधर आ जाते हैं संघ और राज्य लोक सेवा आयोग पर। ये सेवा थी और ये आयोग है। अच्छा, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो संघ की मतलब केंद्र सरकार की वो के लिए जो इसका गठन किया है जिस आयोग का, और राज्य लोक सेवा आयोग मतलब वो आयोग जिसका गठन राज्य की नौकरी निकालने के लिए किया गया है। तो 315 में इसका जिक्र है। संघ और राज्य जो लोक सेवा आयोग है दोनों के ही बारे में जो चर्चा है कि हाँ ये होंगे, तो वो अनुच्छेद 315 में। और अगर इसकी बात करें, संघ और राज्य जो लोक सेवा जो होते हैं सेवक, ये सेवक हो गए, ये अध्यक्ष हो गए। ठीक है, इनके बारे में वो अनुच्छेद 312 में कि संसद को संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार है। ठीक है, अखिल भारतीय जो ये सेवा होगी सिविल सर्विस, इसका जो अधिकार है वो संसद को किसने दिया? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ
ये आयोग के गठन की जो वो है चर्चा, उसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 315 में। अब आयोग देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनका क्या क्या है। तो इनकी जो नियुक्ति करता है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं या अधिकारी होते हैं उनकी राष्ट्रपति, और इनके राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल। वेतन जो होता है इनके जो संघ का संचित निधि होती है वहां से वेतन मिलता है और इनको राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है। क्षेत्राधिकार पूरा भारत में कहीं भी पोस्टिंग हो पूरे भारत में कहीं भी, और इनका राज्य लोक सेवा आयोग की जो कार्य क्षेत्र होता है क्षेत्राधिकार वो राज्य होता है। इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग को भी राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, नियुक्ति अलग अलग है, हटाना दोनों राष्ट्रपति के ऊपर है। पर हाँ, अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग खुद से अपना इस्तीफा दे रहा है तो वो राज्यपाल को सौंप के जा सकता है। अगर खुद से इस्तीफा दे तो वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकता है, लेकिन अगर हटाने की बात आती है तो वही करप्शन का मुकदमा लगाना पड़ेगा, और फिर करप्शन के मुकदमा अगर प्रूफ होता है तो राष्ट्रपति को ही अधिकार है फाइनली उसको राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह हैं या सदस्य उनको हटाने का। खुद से जो वो दे अगर एप्लीकेशन, जो रिजाइन लेटर, वो राज्यपाल को दे सकते हैं। उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 65 होगी, इनकी भी 65, कार्यकाल 6 वर्ष 6 वर्ष, मतलब 6 साल का कार्यकाल होता है। अगर कोई 62 साल पे लगता है तो फिर उसके 6 साल काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 6 साल बाद में वो 67 साल का हो जाएगा, जबकि अधिकतम उम्र कितनी है 65 साल। तो मतलब 65 साल लास्ट है। ठीक, ये नहीं है कि 6 साल कार्यकाल बोला तो वो 67 साल तक काम करेगा, नहीं, 65 साल लास्ट है। हाँ, अगर उम्र जैसे 55 है तो, या फिर 50 है या 40 साल उम्र है तो आराम से 6 साल तक करेंगे, और अधिकतम 65 वर्ष तक, मतलब उम्र इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्यकाल कितने साल तक नौकरी कर सकते हैं, तो 6 साल तक। ठीक है, तो ये हमें अनुच्छेद याद रखना, सबसे ज़्यादा ये अनुच्छेद है कि जो 317 में उनको जो हटाया जाता है संघ या राज्य के लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या उनके सेवक हैं, 317 के माध्यम से हटाया जाता है। कदाचार मतलब जो करप्शन का मुकदमा डालकर। 312 ये सेवक हो गए, और 315 में जो आयोग के गठन की चर्चा है। इसके बाद में अनुच्छेद एक और है 311, इसमें क्या है कि जो ये संघ और राज्यों के जो ये सेवक हैं इनको हटाने के लिए कोई ना कोई ठोस कारण होना चाहिए। ये नहीं है कि बस न कोई गलती करी इनको तुरंत हटा दो, उतना नहीं। ठीक है, तो इनके जो पद की रक्षा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सिविल सेवक हैं, सिविल सर्विस जो एग्जाम देने वाले हैं IAS PCS वगैरह, इनका जो पद की रक्षा कौन करता है, तो ये पद की रक्षा जो करता है वो अनुच्छेद 311 करता है, पद की रक्षा करके अगर सवाल आए तो। ठीक है, पद की रक्षा जो करता है अनुच्छेद 311। तो इस तरह से मैंने लिए हैं। बाकी तो सारे जो अनुच्छेद अगर सारे पढ़ाते हैं तो फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। वैसे सारे जो अनुच्छेद हैं उनमें कुछ नहीं होता, क्षेत्राधिकार हटाना, उम्र, कार्यकाल, इन्हीं सबका मिलके बाकी अनुच्छेद बन जाते हैं। तो वो चीज़ डायरेक्ट अनुच्छेद नहीं आता, उनमें जो पूछता है वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। बाकी अनुच्छेद मैन 3-4 यहाँ कर दिए हैं। बाकी मैंने इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो 49 लेक्चरों में पूरी करवा चुकी है, और जो ज्योग्राफी है, भूगोल, वो भी पूरी भूगोल करवा चुकी है। प्ले लिस्ट में पड़ी है, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।